Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the orbital speed and escape velocity. साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षीय चाल और पलायन वेग। तो देखते हैं कि कक्षीय चाल क्या होती है। कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड यानी वह चाल जिससे कोई उपग्रह पृथ्वी सतह पर चक्कर लगाता है, परिक्रमण करता है, ओके, कक्षीय चाल कहलाती है। तो वह चाल जिससे कोई उपग्रह पृथ्वी की सतह पर चक्कर लगाता है उसे कक्षीय चाल कहते हैं। तो माना कोई उपग्रह है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान me और त्रिज्या re है। कोई उपग्रह पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जिसका द्रव्यमान m है v0 चाल से चक्कर लगा रहा है, ओके, इस तरीके से। तो देखिएगा पूरी ये इतनी दूरी हो जाएगी, मान लेते हैं ये स्मॉल r के इक्वल और re प्लस h हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, माना पृथ्वी का द्रव्यमान me और त्रिज्या re है। कोई उपग्रह जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर रहकर कक्षीय चाल v0 से चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही बराबर होंगे और ये होगा mv0² r इक्वल टू ये होगा gm/r²। और r की वैल्यू क्या है? तो mv0² r e + h इक्वल टू gmem/re + h होल ऑफ स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, m से m भी कैंसिल हो जाएगा। v0² इक्वल टू gme/re + h। तो v0 की वैल्यू आ जाएगी √gme/re + h, इतना आ जाएगा। जबकि अब ये है gme इक्वल टू gre², ये होता है। तो v0 की वैल्यू हो जाएगी √gre² / re + h। तो आप यहाँ से re बाहर कर सकते हैं, √g/re + h ये आ जाएगी कक्षीय चाल। यदि ऊंचाई 0 हो, h टेंड्स टू 0, तो v0 इक्वल टू √gre²/re, h का मान 0 रख देंगे तो √gre आ जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि कक्षीय चाल भी पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखिएगा, जब ये सतह पर या सतह से कुछ ऊंचाई पर चक्कर लगाएगा तो अभिकेंद्र बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों बराबर होंगे। यहाँ स्मॉल r का मान re + h है, रख दिया और सॉल्व किया तो v0² इक्वल टू ये आया, तो v0 इक्वल टू √ हो जाएगा। जबकि gme का मान स्मॉल gre² होता है, कैपिटल G और स्मॉल g में संबंध होता है, तो ये आ जाएगा। और अगर h का मान 0 है तो v0 की वैल्यू √gre आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसी क्रम में आइए डिस्कस करेंगे हम लोग कि पलायन वेग क्या होता है, ओके। तो पलायन वेग मतलब कहने का पलायन कर जाना, यानी अपनी कक्षा को छोड़ करके अनंत पर चला जाना या दूसरी सिर पर चला जाना, दूसरी कक्षा में चला जाना, तो ये होता है पलायन वेग, ठीक है ना। और इसको हम ve से व्यक्त करते हैं। तो पलायन वेग क्या होता है? वह न्यूनतम वेग जिससे भी किसी भी उपग्रह को पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर फेंका जाए और वह अपनी गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार करके अनंत पर चला जाए, उसे पलायन वेग कहते हैं। या कोई भी पिंड अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में चला जाए या अनंत पर चला जाए, जो भी वेग होता है वो न्यूनतम वेग होता है और उस न्यूनतम वेग को ही पलायन वेग कहते हैं। तो देखिएगा पलायन वेग क्या है कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी उपग्रह को ऊपर की ओर फेंका जाए और या अपनी गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार करके अनंत पर चला जाए, ठीक है ना। देखिएगा, इसको हमने पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर फेंका है, तो ये यहाँ तक गुरुत्वाकर्षण सीमा है और इसके ऊपर अनंत है, तो इसको पार करके कहाँ पर आ गया? अनंत पर, और अब ये वापस नहीं आएगा। तो वह न्यूनतम वेग
जिससे किसी उपग्रह को पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर फेंका जाए और वह अपनी गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार करके अनंत पर चला जाए, उस न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अनंत से सतह तक के लिए हमने ऊर्जा निकाली थी। जब यहाँ से नीचे लाया गया था तो U का मान क्या था, निगेटिव GMEM/RE। तो अब इसको नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो U का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यही देखिएगा ये वेग दिया जा रहा है, इसका मतलब 1/2 mv², इसके इक्वल होगी यही ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा में बदलेगी तो K = U, यानी 1/2 mv² GMEM/RE। तो VE² = 2GME/RE, या VE का मान आ जाएगा √2 GME/RE। ठीक है ना। जबकि ये आपको पता है कि GME = GRE², तो GRE² को हम GRE×RE, तो GME/RE अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा GRE के इक्वल। तो VE की वैल्यू हो जाएगी √2 GRE। यानी इससे ये भी स्पष्ट है कि पलायन वेग भी पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। गतिज ऊर्जा ½ mv² और स्थितिज ऊर्जा GME/RE। हल कर देंगे तो VE² = 2 GME/RE, या VE का मान √2 GME/RE हो जाएगा, या VE का मान 2 GRE हो जाएगा अंडर में, क्योंकि GME/RE की वैल्यू g/RE प्राप्त होगी। आइए अब इसी में से कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध भी देख लेते हैं। VE व V0 में संबंध, तो VE = √2 GRE, ये अभी हमने हल किया, और V0 इसके पहले सॉल्व कर लिया है, सिर्फ GRE होता है। दोनों को डिवाइड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, तो VE/V0 = √2 GRE/√GRE। तो GRE कैंसिल, V = √2 V0, या √2 का मान भी रख सकते हैं 1.414 V0। तो ये संबंध होता है कक्षीय चाल और पलायन वेग में। ठीक है ना। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि उपग्रह का परिभ्रमण काल क्या होगा, जिसे हम परिभ्रमण काल बोलते हैं। तो उपग्रह का परिभ्रमण काल, तो ये देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई उपग्रह पृथ्वी का द्रव्यमान me और त्रिज्या RE है, h ऊंचाई पर रहकर के चक्कर लगा रहा है, जिसका द्रव्यमान m है और कक्षीय चाल V0 है। तो ये दूरी हो जाएगी RE + h। तो अब जब ये पूरा चक्कर इस तरीके से लगाएगा तो ये पूरी लंबाई जो होगी इसकी परिधि बन जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4, जहां R = है RE + h, और V0 की वैल्यू आई थी GME/RE + h, h ऊंचाई के लिए। ठीक है, ये दोनों मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो देखिएगा समीकरण 1 से, तो T = 2 pi RE + h √GME/RE + h। ये अपॉन RE + h ऊपर आ जाएगा, तो T = 2 pi RE + h, और ये अंडर रूट में ऊपर आ जाएगा अपॉन √GME, और GME की वैल्यू अगर देखें तो GRE + h होल स्क्वायर बन जाएगी। तो ये मान यहाँ पर रख दीजिएगा। T = हो जाएगा 2 pi RE + h √RE + h अपॉन RE + h √G। देखिएगा अंडर रूट के अंदर रखेंगे GRE + h होल स्क्वायर, तो RE + h बाहर आ जाएगा होल स्क्वायर से, अंडर रूट के अंदर सिर्फ G बचेगा। ठीक है ना। तो अब ये मान से देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा। T = 2 pi, और दोनों ही अंडर रूट में है तो एक साथ लिख दीजिएगा RE/G। और यदि
h का मान 0 हो तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी। तो ये आ जाएगा उपग्रह का परिभ्रमण काल या आवर्त काल, ठीक है ना, जिसका मान t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी होता है। क्लियर।